यस अनुराग, ये सब चलता रहेगा, दिन भी चलता रहेगा, थ्योरी भी चलती रहेगी। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोग लेजर के एप्लीकेशन पे डिस्कशन नहीं कर पाए थे। जल्दी जल्दी एक एक एप्लीकेशन बताते जाओ। हाँ? उसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो नाम लेते हो कोमल साहू, जल्दी जल्दी बोलते जाना भाई। यस सर। हाँ बोलो बेटा, एक एप्लीकेशन बताओ जल्दी से। लेजर के एप्लीकेशन बताना। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बेस्ड इन लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में पहला क्लास पे डिस्कशन, पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, सेकंड क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन नहीं किया था। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज द डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। लेजर के डिफरेंट एप्लीकेशन, लेजर के डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिस्कशन करना था। एक एप्लीकेशन बोलो जल्दी। सर लेजर का यूज सर हम लोग सर्जरीज में, जैसे किडनी हो गया, स्टोन हो गया, कैंसर में भी करते हैं। और ओके, और सर बार कोड जो स्कैनर्स आते हैं, इन सब में एक एक लेजर। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन। सो लेजर का इस्तेमाल जो है मेडिकल फील्ड में किया जाता है फॉर माइन्यूट सर्जरी, जहाँ पे तो कैंची नहीं चलाया जा सकता, जहाँ माइन्यूट एकदम सेंसिटिव सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हाँ वहाँ पर लेजर का इस्तेमाल होता है। आई ट्रीटमेंट, स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट, जहाँ पर बॉडी में सेल्स या टिश्यूज को बर्न किया जाता है या डिसअटैच किया जाता है। अदिति पटेरिया, let's give one application. अदिति, हरी अप। अविना पटेल, एक एप्लीकेशन बोलो बेटा जल्दी। ऑप्टिकल ड्राइव्स में यूज होता है। किसके लिए? ऑप्टिकल डिस्क एंड ड्राइव्स। अच्छा हाँ, तो कंप्यूटर साइंस में डाटा रीडिंग, डाटा राइटिंग, हाँ इसके लिए ऑप्टिकल डिस्क में लेजर का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। कंप्यूटर साइंस में एक और इस्तेमाल है, अदिति बोलो तुम। लेजर का इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में और कहाँ पे होता है? सर वेल्डिंग। कहाँ पे? Sir, applications is medical applications such as welding, cutting, एक हाँ laser वो printing. मेडिकल एप्लीकेशन हो गया। हाँ लेजर प्रिंटिंग पे है ना, तो लेजर प्रिंटिंग में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। और डाटा ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन में भी लेजर को ऐसे कैरियर यूज किया जाता है। हाँ, तो हम लोग जब स्टार्टिंग में डिवाइस एप्लीकेशंस और डिफरेंट फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस समय हमने इसको थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो डाटा ट्रांसमिशन में थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इसका इस्तेमाल होता है। यस अमी, शायद तुम कुछ कहने वाले थे। अमी सोनी। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा तुम्हारा माइक ऑन हुआ तो मुझे लगा तुम कुछ, चल कुछ आप बोल ही दे, ऑन हो गया तो एक एप्लीकेशन बताओ जरा। सर लेजर कूलिंग में और हीटिंग में भी काम आता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में लेजर कूलिंग एंड हीटिंग, हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना? हाँ सर। बट इट इज यूज्ड एवरीवेयर। जहाँ कहीं पर भी एक्यूरेसी की बात आती है, सेंसिटिविटी की बात आती है, वहां पर लेजर बेस्ड डिवाइस इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कटिंग फिटिंग वेल्डिंग में इस्तेमाल करना है तो ऑर्डिनरी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, दो लोहे को जोड़ सकते हैं, वहां पर हम लेजर वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो जहाँ माइन्यूट कटिंग फिटिंग वेल्डिंग एक्यूरेसी की बात आती है, वहां पर लेजर का। अनुराग दुबे। यस सर। हाँ बोलो बेटा, एक एप्लीकेशन जल्दी। सर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, केमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेजर कैसे? लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा इसमें? उसका तुम डिटेल बताना मुझे भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिक को ये बता। लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केमिस्ट्री, अनुराग साहू। सर वो केमिकल्स के थ्रू एक लेजर पास करते हैं, तो वो जो वेवलेंथ ओके एब्जॉर्ब करता है केमिकल, उस हिसाब से। ओके, श्वेता सिंह का कमेंट आ रहे हैं कि इसको ऐसा लाइट सोर्स का इस्तेमाल कहाँ पे? अच्छा, दैट इन लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो तुम कह रहे हैं उसमें इसको ऐसा लाइट सोर्स यूज करते हैं, ये कहना चाह रही श्वेता, आई थिंक सो। ओके, तो आयुष अग्रवाल एंड आयुष सिंह, जो हाँ आयुष अग्रवाल।
बोलो बेटा, एक एप्लीकेशन बोलो जल्दी। हाँ, इन ऑप्टिकल फाइबर टू कम्युनिकेट दैट डाटा लेजर का इस्तेमाल होता है। और नाउ ओपन टू ऑल, जिसको जो जो आइडियाज हैं, जो जो लेकिन अभी तक जितना बोला जा चुका है उसको छोड़ करके। यस, जागृत का एक जवाब आया है, फॉर नेविगेशन। सो नेविगेशन के लिए कटिंग एंड क्वार्ट्ज कटिंग में यूज होता है लेजर। वेरी गुड। सो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटल कटिंग, ग्लास कटिंग, वेल्डिंग, फिटिंग, हाँ इसमें और सर लेजर रेंज फाइंडर्स मिलिट्री में यूज होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लगाने के लिए। वेरी गुड। सो इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन में भी, नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। और डिस्टेंस मेजरमेंट, एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इवन दैट इन सिविल इंजीनियरिंग, किसी रूम के साइज को अगर एक्यूरेटली बहुत कम टाइम पे अगर मेजर करना है तो टेप लगाने के बजाय आजकल लेजर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। दैट से यहाँ से लाइट लेजर देखिए और पता चल जाता है एक वाल से दूसरे वाल के बीच का डिस्टेंस या उस कमरे का साइज कितना एक्यूरेट हो सकता है। तो सो ब्राउनियन मोशन में भी श्रुति मिश्रा जो है वो लेजर का इस्तेमाल कर रही है। एनीवेज, ओके, सो गूगल करते जाओगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बट तुमको मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे पूछा जाता है ना। सो मेडिकल एप्लीकेशन और फिर डेली लाइफ में भी उनके एप्लीकेशंस है, बट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे तुमको फोकस करना है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट, और एक क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप कर दिया है। तुमको क्वेश्चन आंसर में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वही चीज जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम ईमानदारी से अगर उसको लिखते हो, हाँ, तो ऊपर में क्वेश्चन लिख करके उसको स्कैन करके भी तुम अपलोड कर सकते हो। हाँ, और यदि अगर बाय तुम एक अच्छा नोट्स अगर कुछ चाहते हो तो तुम उसको बढ़िया सेकंड अच्छे राइटिंग से अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा और तुम्हारा कोर्स तुम्हारे हाथ पे होगा फॉर एग्जामिनेशन, है ना। तो सबमिट करने के लिए तुम टाइम ले लो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। आई कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम, बट सभी को उसको सबमिट करना है, क्योंकि एक यूनिट के पूरे क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चंस जो है तुम्हारे पास सॉलिड तैयार हो रहा है उसमें। ओके, एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द मैकेनिज्म। ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशन तुम लोग देख सकते हो, और दैट इंडोस्कोपी, मेडिकल साइंस में इंडोस्कोपी में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे वेरियस बहुत अच्छे जहां जहां पर एक्यूरेसी की बात होती है वहां लेजर हम लेजर सोर्स या लेजर से रिलेटेड डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। और डोंट कंफ्यूज विद आईआर, या कहीं कहीं पर आईआर और लेजर के साथ लोग कंफ्यूज होते हैं, आईआर इनविजिबल होता है। सेंसर एंड स्कैनर्स में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। सो लेजर सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं। गुड वन। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। लेजर बनाने का जो तरीका है वो हम आज से शुरू करते हैं। सो स्टार्ट मैकेनिज्म, लेजर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो इसका थ्योरी भी इट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, तो इसके साथ भी आइंस्टाइन का नाम जुड़ा हुआ है। एंड क्वांटम फिजिक्स में भी हम लोग आइंस्टाइन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में भी हमने उन पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक लिमिटिंग जो थ्योरी है उसको जनरलाइज करने की कोशिश किया था। लिमिटिंग थ्योरी कौन सा? तुम लोगों ने नील्स बोर्स स्टेटमेंट्स पढ़े थे। न्यूटन का ये जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, तो हम स्टोरी अगर स्टार्ट करें तो 1896-97 जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ था बाय जे थॉमसन, उसके बाद फिर प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश किया। फिर एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, दैट अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट बाय रदरफोर्ड, याद आ रहा है? गोल्ड फाइल पे रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट कराया था, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये सारे चीज फिर डालकर को प्रेस फैलाया। इसके बाद रदरफोर्ड का स्टेटमेंट आता है, उसमें ये कहता है कि दैट 99% ऑफ द टोटल मास इज 99.9% ऑफ द टोटल मास इज सेंटर्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस समय न्यूट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसमें ये कह दिया गया था कि न्यूक्लियस जो है वो हैवी है और 99.9% ऑफ द मास इज सेंटर्ड देयर एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूट्रॉन का इन्वेंशन जो है वो 1933 में चैडविक का नाम आता है, उस समय दिया गया। बट ये कहा गया था कि टोटल मास यहाँ पे सेंटर्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स, और ये ऑर्बिट्स को उस समय सर्कुलर ऑर्बिट माना गया था। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये चक्कर लगाते हैं। बाद में इसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया
कि अगर बाय द वे कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा दिस विल बी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, व्हाई? बिकॉज़ इसका स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगा। तो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है देन दिस विल इमिट एनर्जी, ये एनर्जी इमिट करेगा, और अगर ये एनर्जी इमिट करेगा तो ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसको फिर ओवरकम करने के लिए फिर नील्स बोर का स्टेटमेंट तुम लोगों ने पढ़ा, और नील बोर के स्टेटमेंट में यहाँ ये कहा गया कि ये जो सर्कुलर पाथ जो बताया गया है दिस सर्कुलर पाथ्स आर नॉट ऑर्डिनरी पाथ, ये एक्चुअली एनर्जी लेवल्स हैं, इसको नाम दे दिया गया ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। सो कोई एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई एनर्जी इसमें चक्कर लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इस लेवल पे है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर है। लेट्स से दिस इज E1, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगा दैट विल आल्सो बी E1। अगर यहां पर हम नेक्स्ट ऑर्बिट में हम जा रहे हैं, इस नेक्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इसकी एनर्जी E2 है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो E2 मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में तभी है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर है। So these are not ordinary circular path, these are actually the energy path, these are actually the energy levels, and that electron is on that particular level up to when that energy is equal to that the energy of that path, उस energy level के energy के बराबर होगा तब तक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ पर एक और थोड़ा सा मैथमेटिकल करने की कोशिश किया कि ये पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में, इस पाथ में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh क्रॉस, मींस ये क्वांटाइज्ड है एंगुलर मोमेंटम, सो m मास फिक्स v मल्टीप्लाइड बाय r इट इज इक्वल टू nh क्रॉस, where n is equal to this n is equal to 1 2 and the first time the term quantized or the quantization it was coined by Niels Bohr के कांसेप्ट में आता है। and also this h cross जो है ये भी Niels Bohr ने फर्स्ट टाइम बताया, and this h cross जो कि हम पूरे क्वांटम फिजिक्स में यूज किए that was h/2 by another Planck constant। so this is the second statement given by Niels। पहला इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है बट दैट पाथ इज नॉट ऑर्डिनरी वन, ये एनर्जी लेवल्स है। दूसरा इस पाथ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज इक्वल टू nh क्रॉस, और तीसरा ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो एनर्जी इमिट करेगा। सो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल देन दैट विल आइदर absorb energy or emit energy depending on the direction of transition। means अगर ये higher energy level से lower energy level पे आएगा then this will emit energy, ये energy emit करेगा, और अगर ये lower energy level से higher energy level पे जाएगा तो ये energy को absorb करेगा। so lower से अगर higher में जाता है तो energy absorb करेगा, higher से lower पे आएगा तो ये energy emit करेगा। और इसको थोड़ा बहुत तुम लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ने की कोशिश किया था, जहाँ पर लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की बातें होती थी। वी हैव दीस आर डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, दिस इज n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, और यही एनर्जी लेवल्स को हम लोगों ने जब फ्री पार्टिकल्स इन द बॉक्स पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। लेकिन वो कैलकुलेशन था जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन था, जबकि यहाँ पर ये n1 n2 n3 n4 जो कैलकुलेशन करके रखा हुआ था दैट कैलकुलेशन वाज क्लासिकल कैलकुलेशन, न्यूटोनियन कैलकुलेशन के बेसिस पे पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इसमें जंप करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जंप करता है तो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस, जिसको तुम लोगों ने लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फून, इस प्रकार के डिफरेंट 5 सेट ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस को लोगों ने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा था। ये सारे का सारा चीजें हैं। तो ये जनरल थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन फॉर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तक लिमिटेड था। बाद में आइंस्टाइन इसको जनरलाइज करते बोले कि व्हाई दिस कांसेप्ट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हर अपने ऑब्जेक्ट का, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट का अपना एक इस प्रकार का एनर्जी लेवल्स होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होता है। ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड स्टेट। और हर ऑब्जेक्ट जो है
एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर जाएगा, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी यूज करेगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। सो ये कंसेप्ट को फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा गया, जो बाद में आफ्टर 34-35 इयर्स ये थ्योरी जो है वो लेजर में कन्वर्ट हुआ। सो व्हाट वाज दैट थ्योरी, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मेरे ख्याल से कुछ लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो फर्स्ट वन, ये पूरा का पूरा लेजर जो है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है। अगर तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो तुमको कहीं पर किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली इसको लिख सकते हो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E is equal to E1 and this is E1। एंड जैसे कि मैंने जब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल खींच रहा था तो मैंने कहा था कि दिस इज ग्राउंड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। We have another energy level, this is E2। जब हम लाइन और खींचे तो मैंने कहा था कि that was the first excited state, ये था first excited state। So this is first excited state or excited state। Let's say ऑब्जेक्ट अगर कोई जनरली अगर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है तो वो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। सो दीस आर द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बुक्स में इसको इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है, कुछ बुक्स में इसको एटम लिख दिया गया है। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज एटम्स। सो ये एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में है। रीजन इज बिकॉज़ ऑल दीस एटम्स हैव एनर्जी इक्वल टू E1। ये सारे एटम्स में E1 एनर्जी है, इसलिए E1 लेवल पे है। लेट्स से इन दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, this E2 minus E1, this E2 minus E1 is h, एक फोटॉन की एनर्जी की बराबर। अब यहाँ क्योंकि this is corresponding to laser, so we will talk about photons, photonic energy। So let's say this E1 और E2 के बीच का गैप जो है वो h nu के बराबर है, एक फोटॉन की एनर्जी के बराबर है। यदि हमने किसी एक एटम को अगर एक फोटॉन दिया, so we are giving one photonic energy to this atom, then ये एटम जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है। ये 1-to-1 मैपिंग वाला किस्सा जो है वो आइंस्टाइन बहुत बार किया है। कितने बार उन्होंने कैलकुलेशन किया, सब में 1-to-1 मैपिंग। वो कहीं पर ऐसा नहीं कहता कि एक फोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। जब तुम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उस समय भी तुम लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। दिस डायपेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन इज समवेयर हियर, एक फोटॉन इसमें आके इंसिडेंट होता है, तो ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अपने हिसाब से यूज करता है। पहले ये वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेकर के ये यहां से बाहर निकलता है, उसके बाद एनर्जी अगर बच गया तो उससे उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। हां, दिस वाज दैट एनर्जी, सिंपल सा फिनोमेना उसने कहा। यहां पर भी 1-to-1 मैपिंग था, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसमें भी एक एटम जो है वो इस एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है। सिंस दिस इज one transition, atom जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच रहा है, and this transition is because of the absorption of energy। That's why the first type of transition is known as absorption transition। So write to the title। So the first is so this is E2। The first one is absorption transition। Absorption transition। So what is absorption transition? Try to write using your own words and sentence। So when an atom of ground state, मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिख लेता हूँ, E1 ground state। This an atom of ground state absorbs energy। That energy may be different, but different types of energy, but here this is photonic energy। So this is photonic energy। सेंटेंस को तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी भी किसी चीज को इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत पसंद नहीं किया करता। तुमको अगर ये चीज समझ में आ गया है तो तुम उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। So in the ground state we have atoms से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा। एक ट्रांजिशन हो रहा है
अब ट्रांजिशन चूंकि एब्सॉर्प्शन की वजह से ना, दैट्स व्हाई दिस इज एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, जस्ट यू हैव ट्राइड दिस. So when an atom of ground state even absorbs energy and transits from E1, that is the ground state, to excited state E2. E2 excited state पे ट्रांजिट होता है. This is due to absorption of energy, due to absorption of energy. That's why so known as absorption transition. So this is the definition. चलिए एक बार इसको ये करो, मैं किसी एक से पढ़ने के लिए बोलूंगा, तुमने क्या लिखा है. हमारे अपने सेंटेंस में तो लिख सकते हो, मैं अपने टोटे सेंटेंस में मैंने यहाँ लिख दिया है. तो एक एटम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन. इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट एटम A it is absorbing one photon, so this is now giving a star. ये एक्साइटेशन. हो गया, हो जाएगा तो जस्ट गिव द कमेंट. हाँ ये सर हो गया करके. किसी से कह रहा हूँ कि किसी को पढ़ना है. व्हाट इज दैट? हो गया जल्दी. इसका होते जा रहा है, जल्दी बोलते जाना. यस हो गया. इसका होते जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पूरा सारे स्टूडेंट का कमेंट्स उसमें चाहिए मुझे. चलो एक जन रिपीट कर दो भाई, कोई पढ़ दो जल्दी से, फिर आगे बढ़े. सत्याव्रत ताम्रकर, बस पहली बार.
अलग क्लास है क्या? सत्यव्रत ताम्रकर, ये नाम मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? ताम्रकर जी, चलो सत्यव्रत, सत्यव्रत क्या है तुम्हारा नाम का प्रोनाउंसिएशन? चलो तुम ही बोलो, तो तुम लिखे उसको पढ़ो जल्दी से। बोलो सत्यव्रत जल्दी, टाइम। सर मैं कहीं गया हुआ था। When an atom of ground state E1 absorbs energy, which is photonic energy, Okay. and then transits from E1 to excited state E2, Yes. this is due to absorption of energy. So this transition is known as absorption transition. वेरी गुड। सो ग्राउंड स्टेट, ये प्रोग्राम सिंपल सा है, उसको तुमको अपने सेंटेंस में आगे पीछे करके लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वी हैव दिस E1 and we have atoms. These atoms are absorbing photons and it is excited up to higher energy level. This is the transition which is because of absorption of energy. That's why this is known as absorption. चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने की कोशिश करें। सो वन फोटॉन हमने दिया, वन एटम गया, जैसे जैसे फोटॉन की संख्या बढ़ाएंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ऊपर जाते जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो ऊपर जाते जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव जो है, फाइनल टारगेट है, अपने को लेजर चाहिए। लेजर इज व्हाट? दिस इज हाई इंटेंस बीम। कल के क्लास में हमने इस पे अच्छा सा डिस्कशन किया था। हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी मींस मोर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ फोटॉन्स होने चाहिए। नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी की बात करेंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक इंजीनियरिंग फिजिक्स है, दैट इज बाय आर्थर बी, नॉट आर्थर बीशर, दैट इज बाय अवधनुरु एंड शील सागर। शील सागर बुक के नाम से फेमस है वो। मैं नोटेशन जो है वो उसी बुक से ले रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में नोटेशन से डिफरेंट दिया रहता है, लेकिन मैं तुम्हारा शील सागर की बुक से नोटेशन ले रहा हूँ। और इसका इस चैप्टर का भी राइट अप मुझे याद दिला देना, मैं तुमको नेक्स्ट जब असाइनमेंट दूंगा तो उस असाइनमेंट में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ये पूरा यूनिट का पूरा कंटेंट्स तुमको मिल जाएगा। सो लेट AB stands for absorption, is total number of absorption transition. This NAB, this is the total number of absorption transition. Then this NAB, it is proportional to Q nu. मीन्स हमने एक एटम दिया है, थोड़ी सी एनर्जी दिया, थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ, अगर ज्यादा ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो इसको हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। So this NAB, it is proportional to Q and this is nu, not V. Remember this. Nu is the frequency, where Q nu is total energy given to the atoms of ground stage. ये वो टोटल एनर्जी है जो कि हम ग्राउंड स्टेज के एटम्स को दे रहे हैं। तो जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। हमने एक फोटॉन दिया, एक एटम दिया, नंबर्स ऑफ फोटॉन बढ़ाए, साथ ही साथ टोटल एनर्जी अगर भी बढ़ेगा तो इसके अकॉर्डिंगली जो है इस NAB बढ़ता जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन बढ़ता जाएगा। सेकंड, दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस NAB, दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब भाई आपने बहुत सारा मात्रा में एनर्जी रखा है, लेकिन उसको तुरंत दिए वापस ले लिया, ऐसा नहीं। आप उसको कंटिन्यू करिए, आप एनर्जी कंटिन्यू दीजिए, मतलब ज्यादा टाइम तक एनर्जी दीजिए। सो द टेक सेकंड पैरामीटर इज द टाइम अप टू द एनर्जी इज गिवन। जितनी ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे, एनर्जी इज गिवन, जितनी ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही अच्छा, उतने ही ज्यादा नंबर्स ऑफ ट्रांजिशंस होंगे, एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन होंगे। एंड थर्ड इज this NAB, this is proportional to N1। अरे एटम ही नहीं होगा तो किसको एनर्जी दोगे, तो ज्यादा एटम होना भी जरूरी है। so this N1 is total number of atoms present at E1 stage। ग्राउंड स्टेट में जितनी ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे
उतना ही ट्रांजिशन होगा। तो ये एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज दिस Q न्यू, जितनी ज्यादा एनर्जी आप दोगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। सेकंड वन इज दिस डेल्टा T, टाइम अप टू द एनर्जी इज गिवन, मींस जितनी ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही बढ़िया, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे। एंड थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हियर, यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। हाँ, क्योंकि भाई अगर एटम ही नहीं रहेगा तो एनर्जी किसको दोगे, तो एटम की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है। तो तीनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें, so this implies this NAB it is proportional to Q nu delta T n1, and एक proportionate constant के साथ हम इसको लिख सकते हैं this NAB it is equal to this is B12 Q nu delta T n1। यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया गया है where B12 is a proportionality constant, a proportionality constant, a proportionality constant है which is known as Einstein's coefficient। So this is known as Einstein's coefficient। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, फिर बताना मुझे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट NAB इज टोटल नंबर ऑफ एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। NAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। इन तीनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q nu delta T N1, एंड दिस NAB is equal to, this is the constant B12 1 2 actually gives the direction from 1 to 2, पहले से दूसरे में हो रहा है इसलिए 1 2, तो दिस B12 मल्टीप्लाइड बाय Q nu delta T n1। यहाँ तक जिसका कंप्लीट होते जाता है तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताते जाना, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। जल्दी करो फास्ट। हो गया जल्दी, श्रेया देवांगन। चलो समराइज करो जो हमने अभी तक कहा है। या
कितना टाइम लगाओगे भाई, जल्दी करो। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। आगे बढ़े हैं? यस सर। ओके चलिए। सो यहाँ पर ये एनएवी जो है वो तीन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, वैक्यूम, डेल्टा टी, N1, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूज किया, दैट इज B12। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं, एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस which gives the total probability of absorption transition. So this is the physical significance of this Einstein's coefficient B12. इसको हमने इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेकर के हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, राइट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट. सो यू हैव टू राइट दिस. सो दिस B12, this is the first coefficient, and this gives the total probability of absorption. अब यहाँ पर ये एटम्स जो है वो N1 एटम्स का ट्रांजिशन के पश्चात ये N1 एटम्स का हमने टोटल एनर्जी कितना दे दिया, टोटल एनर्जी दे दिया Q न्यू. टोटल एनर्जी देने से यहाँ एटम्स जो है वो हाई एनर्जी. मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम लोगों को क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस किया था जब हम एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पढ़ रहे थे. वहां पर अगर ऐसा एनर्जी गेप दिया गया था, दैट वाज अबाउट 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एनर्जी गेप दिया था, तो मैंने कहा था आप उसका लाइफ टाइम कैलकुलेट करो. तो यहाँ ये एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर है और एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दिस atoms, this is only 10⁻⁸ seconds. ये सिर्फ यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुक सकता है. यदि इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया तो ये एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आने लगता है. और ये ग्राउंड स्टेट पे इसलिए वापस आएगा क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है टू अटेन अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. हम लोगों ने स्टेबिलिटी, मटेरियल स्टेबिलिटी या एक सरफेस टेंशन वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, उस समय कहा था कि व्हाई द सरफेस ऑफ दैट वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल. आंसर आता है कि टू अटेन अ मिनिमम सरफेस एरिया, टू अटेन अ मिनिमम एनर्जी. तो यहाँ पर भी आप इसको एक्साइटेड स्टेट पे चढ़ा दिए, लेकिन अगर उसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया तो ये एटम जो है वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है. जब ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये फोटॉन देते हुए आएगा जिसको एब्जॉर्ब करके बैठा है. और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस होता है. इसलिए सेकंड टाइप ऑफ जो ट्रांजिशन होता है उसको नाम दिया जाता है दिस इज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. सो द सेकंड ट्रांजिशन इज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. So right, the second one. So I have 2 minutes. तुम लोग अपना अटेंडेंस देना शुरू कर दो. मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ. Then I am leaving the class. I have to stop here. In the next class हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. So this is spontaneous transition. So after 10⁻⁸ second, atoms of
excited state, atoms of excited state E2 come back to ground state by emitting the absorbed photon. ये जो फोटॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा रहता है उसी फोटॉन को इमिट करता है. This is a spontaneous process. हो रहा है. So known as spontaneous transition. क्योंकि खुद हो रहा है इसलिए इसको spontaneous transition कहा जाता है. In form of equation, A star is equal to A plus H mu. Okay, so I am stopping here. तो तुम लोग का लेट भी है और 7:02 बज चुके हैं. अब अपना अटेंडेंस दे सकते हो और अटेंडेंस दे करके you can leave the class and take your lunch. Thank you.